Today we are going to start with a new chapter. Chapter 5, Internal Control, Internal Check and Internal Audit. Important chapter from examination point of view. Internal Control इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे आज. इंटरनल कंट्रोल क्या है? इंटरनल कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रबंधन है, जो मैनेजमेंट है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए जब कोई नियम, नीतियां या किसी तरह के प्रोसीजर्स को लागू करती है तो उसे आप इंटरनल कंट्रोल कहते हैं. सबसे पहले तो कंट्रोल का मतलब क्या है? नियंत्रण. और इंटरनल मींस आंतरिक. तो इंटरनल कंट्रोल मींस आंतरिक नियंत्रण. ठीक है जी. अब देखो, बिना नियंत्रण के तो कुछ भी ऑर्डरली वे में नहीं चलता, सब कुछ हौच पौच हो जाता है. तो अगर आप चीजों को व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं तो आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा. अगर आप नियंत्रण नहीं रखेंगे तो चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पाएंगी. ठीक है जी. सो कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब कंट्रोल रखने के लिए कुछ नियम, कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज के ऊपर कंट्रोल रखती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll discuss the meaning of internal control. क्या है internal control? Internal control system, एक internal control system क्या है? Internal control system includes, इसमें क्या आता है? Includes a set of rules. सबसे पहले तो इसमें नियम आते हैं, a set of rules, comma, policies, नीतियां. पॉलिसीज मतलब नीतियां. एंड प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स मीन्स प्रक्रिया, काम को किस तरीके से किया जाए. और ये सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाता कौन है? इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट करती है. एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट्स, जो कि एक संस्था लागू करती है. और ये रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को लागू करने के पीछे वजह क्या है? टू प्रोवाइड डायरेक्शन. भाई, अगर आप नियम नहीं बनाएंगे, कानून नहीं बनाएंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिशा कैसे मिलेगी? डायरेक्शन कैसे मिलेगी? आपको किस दिशा में काम करना है ये कैसे पता चलेगा? एंड साथ ही साथ इन नियमों से और क्या होगा? एंड टू इंक्रीज the efficiency. And to increase the efficiency. efficiency मतलब क्षमता. एम्प्लॉयज की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को लागू किया जाता है. देखिए, मैं बहुत ही स्लो चलूंगी क्योंकि जब तक आपको किसी चीज का मीनिंग समझ में नहीं आता तब तक आपको फर्दर डिस्कशन देने का कोई फायदा नहीं होता. तो सबसे पहले मीनिंग को दोबारा से देखते हैं. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या आता है? रूल्स, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन लागू करती है. और उसको लागू करने के पीछे वजह क्या होती है? डायरेक्शन, दिशा देना, और ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की क्षमता को बढ़ाना. इसे कहते हैं आप आंतरिक नियंत्रण. फॉर एग्जाम्पल,
अगर हम इसको आप लोगों के साथ रिलेट करें तो आपको इजीली समझ में आएगा, वरना शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे। अब देखिए, आप कॉलेज जाते हैं। अब हर कॉलेज में कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स, कुछ नियम होते हैं कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह के नियम होते हैं? एडमिशन को लेके अलग नियम है कि कौन सी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को कितनी सीट्स मिलेंगी, किस हिसाब से सीट्स मिलेंगी, एडमिशन के नियम अलग हैं। अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, इसके नियम अलग हैं। एग्जाम्स को लेके अलग से रूल्स होते हैं। आपकी असाइनमेंट्स को लेके, आपकी इंटरनल असेसमेंट को लेकर, या फिर आपके टेस्ट्स को लेकर कुछ रूल्स होते हैं। और ये रूल्स क्यों बनाए जाते हैं? एक कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के लिए ये रूल्स क्यों बनाता है? ताकि कॉलेज के स्टूडेंट्स को डायरेक्शन मिल सके, दिशा मिल सके। क्योंकि अगर ये नियम नहीं होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एडमिशन कैसे करवानी है, या अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, या एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट होंगे? तो आपको दिशा देते हैं ये रूल्स, और साथ ही साथ आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, आपकी क्षमता को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक आपके ऊपर नियम लागू नहीं होते तब तक आपकी जो क्षमता है वो नहीं बढ़ पाती। तो इतना इम्पोर्टेंस है इन नियमों का। बिना नियमों के आपके टीचर्स आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, आपके ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकते। ठीक है जी। और इससे आपके ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखा जा सकता है, आपके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता है, जिससे कि आप सही दिशा में बढ़कर अच्छे से अपनी स्टडीज को कंडक्ट कर पाए। सो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि जो कंट्रोल है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है। तो अब इंटरनल कंट्रोल, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। चैट बॉक्स में आए और मुझे बताएं कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? हाँ जी, इन द चैट बॉक्स प्लीज कुछ डिपार्टमेंट्स का नाम बताइए। वेरी गुड। राजेंद्र सेज सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट। संजना also says sales department. Rajendra says purchase department. Sanjana purchase. Roman finance department. Very good. रविंदर सेज सर्विस। आप ये कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या फिर पर्सनल डिपार्टमेंट। वेरी गुड। आकाश सेज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। सो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से। स्टोर्स का एक अलग से है डिपार्टमेंट, जो स्टोर आइटम्स देखता है। सो दीज आर सम डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये डिपार्टमेंट्स तभी प्रॉपरली रन कर सकते हैं जब इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर प्रॉपर रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाए जाएं। वरना इन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह से काम करना है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स बनाती है, और इन्हीं को आप कहते हैं क्या? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इन्हीं को आप कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम।
इन रूल्स, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स को जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए फ्रेम करती है ताकि अपने एम्प्लॉयज को दिशा दे सके और नियंत्रण कर सके अपने एम्प्लॉयज का, ऐसे सिस्टम को आप कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से क्या होगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से मैनिपुलेशन की संभावना कम होगी। मैनिपुलेशन क्या है? हेर फेर। फ्रॉड्स कम होंगे, मैनिपुलेशन कम होगी, फ्रॉड्स कम होंगे, एरर्स कम होंगे, क्योंकि जब हर चीज के ऊपर नियम लगे हुए हैं कि कौन सा काम कौन सा पर्सन करेगा और किस तरह से करेगा, तो गलती के और फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। और इंटरनल कंट्रोल से क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल से एक तो सब कुछ बड़े ही ऑर्डरली तरीके से चलता रहता है। ऑर्डरली मैनर, ऑर्डरली मैनर मतलब व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो बड़ा ही व्यवस्थित तरीके से चलता है, क्योंकि जब आपके पास हर चीज के रूल्स हैं, हर चीज का काम करने का तरीका है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, सब कुछ आराम से चलता रहेगा व्यवस्थित तरीके से। दूसरी बात ये, जब पता है कि किस एम्प्लॉय ने किस तरह का काम करना है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं वो सेफ गार्ड रहेंगे। सेफ गार्ड इट्स एसेट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति है वो सुरक्षित रहेगी। ऑर्गेनाइजेशन की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। ठीक है जी। सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से एक तो काम बड़ा व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा, और दूसरी बात, जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि फ्रॉड्स के, धोखाधड़ी के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अब अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात करें, तो ये है आपका इंटरनल कंट्रोल। और इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आता है। ना सिर्फ ये आता है, और चीजें भी आती हैं। सो इंटर्न, अगर आप कहें कि तीनों में से बड़ा क्या है, इन द चैट बॉक्स क्या आप मुझे ये सर्कल्स देखकर बता सकते हैं कि इंटरनल चेक बड़ा है, इंटरनल ऑडिट बड़ा है, या इंटरनल कंट्रोल बड़ा है? इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म बड़ी है? विच टर्म हैज अ वाइडर स्कोप? संजना, इंटरनल कंट्रोल। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स हैं जो आंसर कर रहे हैं। आई वॉन्ट everyone in the class to get involved, please. Payal says internal control. ठीक है जी। सो इंटरनल कंट्रोल एक वाइडर कंसेप्ट है, जिसमें ना सिर्फ इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट आता है, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सो इंटरनल कंट्रोल इज अ वाइडर कंसेप्ट। ये तो था मीनिंग। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल? डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल आप करेंगे डब्ल्यू बिग्स की डेफिनेशन, और डब्ल्यू बिग्स क्या कहता है कि इंटरनल कंट्रोल इज रिगार्डेड एज, इंटरनल कंट्रोल इज रिगार्डेड एज, कि इंटरनल कंट्रोल को माना जाता है, रिगार्डेड एज मतलब माना जाता है,
क्या माना जाता है इंटरनल कंट्रोल को? एज द होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स। नियंत्रण का पूरा सिस्टम आता है इसके अंडर। नियंत्रण का पूरा सिस्टम आता है। और वो कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं, ये नियंत्रण के जो तरीके हैं वो कैसे हो सकते हैं? फाइनेंशियल एंड अदरवाइज। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड, वित्तीय। ना सिर्फ वित्तीय नियंत्रण आते हैं इसके अंदर, बल्कि बाकी नियंत्रण भी आते हैं। अदरवाइज मतलब जो वित्तीय नियंत्रण नहीं है, बाकी नियंत्रण। और बाकी नियंत्रण कैसे हो सकते हैं जो वित्तीय नहीं है? नॉन फाइनेंशियल, जो वित्तीय नहीं है, नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स। अब नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं? नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं भाई? नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स फॉर एग्जांपल कि आप परचेज कैसे करें, या फिर आप लोगों को हायर कैसे करें। पर्सनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। क्या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वित्तीय है? नहीं है। तो इस तरह के कंट्रोल्स भी इसमें आएंगे। ना सिर्फ वित्तीय कंट्रोल्स, अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड कंट्रोल्स ही नहीं आएंगे इसमें। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं या बाकी एरियाज हैं, उनको कैसे नियंत्रण करना है, ये सब भी इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है। और बिग्स क्या कहता है कि ये कंट्रोल्स बनाता कौन है? एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट। इसकी स्थापना कौन करता है? जिसकी स्थापना प्रबंधन, मैनेजमेंट मीन्स प्रबंधन करता है। इन नियंत्रण, ये जो कंट्रोल्स हैं, इनको कौन एस्टेब्लिश करता है? इनको मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करता है इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस को अच्छे तरीके से कंडक्ट करने के लिए। और इसमें क्या क्या आता है? इंक्लूडिंग इंटरनल चेक, और इसमें इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट एंड अदर कंट्रोल्स भी आते हैं। एक्सक्यूज मी। सो इस बारे में तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनल कंट्रोल में ना सिर्फ इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आता है, अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल भी इसके अंदर आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू बिग्स, कि इंटरनल कंट्रोल को क्या माना जाता है? ये एक होल सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स है, पूरा का पूरा सिस्टम है ये नियंत्रण का, जिसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल कंट्रोल्स आते हैं, बल्कि नॉन फाइनेंशियल कंट्रोल्स भी आते हैं, जिसकी स्थापना एक मैनेजमेंट करती है। और क्यों करती है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। दो डब्ल्यू बिग्स ने इस बारे में कोई बात नहीं करी कि क्यों करती है। तो एस्टेब्लिश्ड बाय द मैनेजमेंट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ताकि जो बिजनेस है वो सही तरीके से चलता रहे। और इसमें ना सिर्फ इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल आता है, अदर कंट्रोल्स भी आते हैं। सो अगर आप इस डेफिनेशन को इसी तरह से करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगी ये डेफिनेशन। सो अब हमें मीनिंग और डेफिनेशन पता चल गई इंटरनल कंट्रोल की कि क्या है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। उद्देश्य क्या है इंटरनल कंट्रोल के? भाई आंतरिक नियंत्रण को किस उद्देश्य से लागू किया जाता है? इंटरनल कंट्रोल को लागू करने से आपको क्या क्या हासिल होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ्टी ऑफ द एसेट्स।
आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के एसेट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा रहती है, क्योंकि फ्रॉड्स एंड एरर्स के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ जी, सेफ्टी ऑफ एसेट्स, इसमें आप और क्या डिस्कस करेंगे? यहाँ पे आपके एसेट्स की सेफ्टी रहती है, और कैसे रहती है? आप ना कंपेयर कर पाते हैं, आप कंपेयर कर पाते हैं एक्चुअल एसेट्स को, कंपेयर एक्चुअल एसेट्स विद एसेट्स compare actual assets with assets shown in books of accounts। क्या मतलब हुआ? एक्चुअल एसेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाले एसेट्स के साथ आप मैच कर पाते हैं, आप कंपेयर कर पाते हैं कि जितने आपकी बुक्स में दिख रहे हैं एसेट्स, क्या एक्चुअली में उतने प्रेजेंट हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी ना फिक्स्ड एसेट्स की बुक है, फिक्स्ड एसेट्स बुक। आपने एक रजिस्टर मेंटेन कर रखा है फिक्स्ड एसेट्स का, और उसमें आप एंट्री करते रहते हैं कि आपके पास एक मशीनरी है 10 लाख की, आपके पास बिल्डिंग है 1 करोड़ की, आपके पास लैंड है 55 लाख का। इस तरह से आप एंट्रीज पास करते हैं। और फिक्स्ड एसेट्स छोटे मोटे से लगा लीजिए, एसी है 50,000 का, एलईडी लगा हुआ है 60,000 का। तो इस तरह से आपके पास एक फिक्स्ड एसेट बुक है। तो आप अपनी फिक्स्ड एसेट्स बुक में जो एसेट्स गिवन है, जो शोन है, आप उनको एक्चुअल एसेट्स के साथ चेक कर सकते हैं। एक्चुअल एसेट्स आप कैसे चेक करेंगे? आप फिजिकली चेक कीजिए, आप फिजिकली चेक कीजिए, क्या 10 लाख की मशीनरी वहां प्रेमिसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेमिसेस हैं वहां पर मशीनरी पड़ी है? हाँ जी पड़ी है, टिक कर दीजिए। क्या बिल्डिंग है? हाँ जी है। क्या लैंड है? हाँ जी। क्या एसी लगा हुआ है? हाँ जी। क्या एलईडी लगा हुआ है? हाँ जी लगा हुआ है। तो जो एसेट्स आपकी बुक में शो हो रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स बुक में, उसको आप कंपेयर कर पाते हैं किसके साथ? एक्चुअल एसेट्स के साथ। और इस हिसाब से आप देख पाते हैं, मान लीजिए एलईडी वहां पर नहीं था, मान लीजिए जब आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करी एक्चुअल एसेट्स की, तब आपने देखा कि एलईडी की एंट्री बुक्स में तो हो रखी है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में ये 60,000 की एलईडी आपको नहीं मिली। तो इससे गलती पकड़ी जाएगी। आप ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय से पूछेंगे, भाई ये एलईडी कहाँ है? अगर आपने इसको बुक में एंटर किया हुआ है तो ये ऑर्गेनाइजेशन में क्यों नहीं मिल रही? तो इस तरह से आप अपने एसेट्स की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि जो बुक्स में एंट्रीज हो रखी हैं वो ठीक हो रखी हैं या नहीं हो रखी। आपका आप गलतियां पकड़ पाएंगे कि अगर वो एसेट वहां पर नहीं है तो उसके वहां पर ना होने की वजह क्या है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एसेट्स हैं वो सुरक्षित रहेंगे। ठीक है जी। दूसरा, इससे आपके जो अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। ठीक है जी। जो अकाउंट्स हैं वो शुद्ध रहेंगे, जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप सही से रिकॉर्ड कर पाएंगे। क्यों सही से क्यों रिकॉर्ड कर पाएंगे? क्योंकि आपको पता है, रूल्स बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि आपको एक ट्रांजैक्शन किस तरह से रिकॉर्ड करनी है। क्योंकि हर चीज के रूल्स बन रखे हैं, तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने हैं इसके रूल्स भी बन रखे होंगे।
इसीलिए जो आपके अकाउंट्स हैं वो शुद्ध रहते हैं, इसमें आप सही तरीके से एंट्रीज को रिकॉर्ड कर पाते हैं। और इंटरनल कंट्रोल से आपको क्या मिलता है? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बना पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, भाई अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है? जिम्मेदारी केंद्र। क्या होता है ये जिम्मेदारी केंद्र? आपने ABCD 4 एम्प्लॉइज की ड्यूटी लगाई, 4 एम्प्लॉइज हैं। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नल एंट्री पास करना, बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको लेजर में पोस्ट करना, सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रायल बैलेंस मैच करना, डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। सो अगर आपने हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, ये देखिए दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी की, सी की, डी की, आपने हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी। अब जिस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है उसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, A is the responsibility center, B, C, D, these employees are the responsibility centers। जब आप हर एक्टिविटी, हर कार्य को आपने अलॉट कर दिया अलग अलग कर्मचारियों के बीच में, अब मान लीजिए जर्नल में कुछ ना कुछ मिस्टेक आ गई, जर्नल में कुछ ना कुछ गलती हो गई, अब इसका जिम्मेदारी केंद्र कौन था? इन द चैट बॉक्स प्लीज। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताइए। जर्नल में अगर कुछ मिस्टेक होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर क्या है इसका? ए, ऋषभ सेज ए, राजेंद्र ए, यस। तो जर्नल में अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ए। तो आपको क्या करना है, जब आप इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं तो हर इम्प्लॉय की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं, हर एक्टिविटी के हिसाब से हर इम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है, जिससे कि गलतियों की संभावना हो जाती है कम। बाकी के पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स के हम डिस्कस करेंगे इन टुमारो सेशन। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। मोहित सेज ए, रोमन सेज ए, पायल ए। गुड। So that's all for today.